हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर, वो आपका 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, जो क्या है आपका सरफेस केमिस्ट्री। आप लोग जानते हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन। ठीक है, आज अपन जो पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। हिंदी में हम इसको क्या कह देते हैं, पृष्ठ रसायन। मैं आप लोगों को हिंदी टर्मिनोलॉजी भी बताती चलूँगी ताकि आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, सरफेस केमिस्ट्री और पृष्ठ रसायन। अब नाम से समझते हैं पहले। ठीक है, तो बच्चों नाम से समझेंगे हम सबसे पहले कि सरफेस केमिस्ट्री नाम से मतलब क्या कहना चाहता है ये। अगर अपन बात करें बच्चों, तो आप लोग खुद देखोगे सरफेस केमिस्ट्री मतलब नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, सरफेस मतलब पृष्ठ। मतलब ये जो केमिस्ट्री हम सारी पढ़ेंगे, तो ये केमिस्ट्री किससे रिलेटेड होगी बच्चों, ये रिलेटेड होगी आपके पृष्ठ से, सरफेस से। किसी भी चीज़ के सरफेस पर होने वाली, किसी भी वस्तु की सरफेस या सतह पर होने वाली सभी अभिक्रियाओं को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों, पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपको पहले समझ में आई। सबसे पहले हमको क्या समझना है बच्चों कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में वो कहना क्या चाहता है। केमिस्ट्री क्या है, सिर्फ समझने का खेल है। अगर आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी, और नहीं समझ में आता तो सब सर के ऊपर से जाता है, क्योंकि जब तक नहीं समझ में आती ना तब तक केमिस्ट्री बोझ लगता है। ठीक है, तो अपन अच्छे से बहुत इजी वे में समझेंगे, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब नाम से अपन क्या बता रहे हैं बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री मतलब पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन मतलब कौन सी केमिस्ट्री पढ़ोगे, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ोगे जो किसी भी पदार्थ की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं, या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ की सतह पर होने वाले प्रोसेस, प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं या घटनाओं के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कई इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं बच्चों, इंडस्ट्री जानते हैं सभी लोग। ठीक है, अपन इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, सभी कंपनियों में सरफेस केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसेस, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कि सीधा सीधा किससे रिलेट करती है, अपने पृष्ठ रसायन से रिलेटेड हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। अगर ये चीज़ समझते हैं तो उसी से रिलेटेड हम कई तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं, कई चीज़ें अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, कई चीज़ें अपन लोग क्या करते हैं बच्चों, डेली लाइफ में भी देखोगे। कई क्या होती है, अपन कहते हैं इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, या इंडस्ट्री में होने वाले, अपन कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में या इंडस्ट्रियल एरिया में, उद्योगों में होने वाले कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, कई तरह की घटनाएं हैं। वो सारी चीज़ें किससे रिलेट करती है बच्चों, पृष्ठ रसायन से रिलेट करती है। इसका मतलब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे चल के अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक मतलब आपको आधारभूत चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पढ़ोगे बच्चों, पृष्ठ रसायन पढ़ रहे हो, तो उसको समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ, अपन कहते हैं ना कि टर्मिनोलॉजी का मतलब कि कुछ कुछ क्या है, डेफिनेशन, कुछ परिभाषाएं, कुछ जो शब्द पढ़ोगे, परिभाषाएं पढ़ोगे, उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में पहले अपन कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे कि भाई इनका मतलब क्या होता है। अब देखो, जब आप सरफेस केमिस्ट्री बच्चे पढ़ते हो ना, तो अपन ने पहली बात तो क्या कह दी, पृष्ठ रसायन मतलब क्या होगी, वो सभी घटनाएं जो किस पे होती हैं, पृष्ठ पर होती हैं। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ गई। घटनाएं कहाँ पे होंगी, किसी भी पृष्ठ पर होने वाली। ठीक है, पृष्ठ रसायन में हम वो घटनाएं पढ़ेंगे जो पृष्ठ पर होती हैं। अब ये होने वाली घटनाएं सारी पृष्ठ रसायन में आएंगी। अब इसको समझने के लिए हमें क्या है, इसी के दो पार्ट को पढ़ना ज़रूरी है। अब जब आप पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बच्चों, तो आपको यहाँ पे दो, हम कहते हैं, क्या कह सकते हो आप, परिभाषाएं, दो परिभाषाएं, दो प्रक्रियाएं, उनके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले बच्चों जो हम पढ़ते हैं ना, वो हम कहते हैं अवशोषण। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा है अवशोषण, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अपन एब्जॉर्प्शन क्या वो चीज़ होती है, और उसके बाद अपन एक देखते हैं अधिशोषण। ठीक है, एक तो क्या होता है बच्चों अवशोषण, जिसको अपन एब्जॉर्प्शन कहते हैं, एक होता है अधिशोषण, जिसको इंग्लिश में एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब अगर इंग्लिश में देखा जाए तो बी और डी कई फ़र्क है। ठीक है, पूरी से जो अपन कहें स्पेलिंग तो सेम ही है, स्पेलिंग में सिर्फ बी और डी का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं हिंदी में अवशोषण, अधिशोषण, थोड़ा सा चेंज होता है। अवशोषण और अधिशोषण दो प्रक्रियाएं, दो टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं हम लोग, दो परिभाषाएं कह सकते हैं। पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। जब हमको ये चीज़ समझ में आएगी तो हमको सरफेस केमिस्ट्री आसान लगेगी समझने में। ठीक है, तो हम लोग बेसिक इनसे स्टार्ट करेंगे। अब अपन को जो पढ़ना है बच्चों, जितनी भी प्रक्रिया है सबको पढ़नी है हमें, वो सारी की सारी किससे है, अधिशोषण से रिलेटेड हैं, अधिशोषण से जुड़ी हुई हैं। जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो किससे पढ़ेंगे बच्चों, रिलेटेड अधिशोषण, एड्सॉर्प्शन से। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ एग्जाम में, कुछ हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात कर लेते हैं बच्चों, या एग्जाम में भी अपन बात करते हैं अपने, तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। हालांकि पूरी केमिस्ट्री इसी के ऊपर है, पर आपको पहले इसका भी तो पता होना चाहिए, ताकि मान लीजिए घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है,
तो ये चीज़ समझते हैं पहले, अवशोषण और अधिशोषण चीज़ क्या होती है। तो अपन अवशोषण क्या कहते हैं, देखो ये डायग्राम से बताती हूँ मैं, ये चीज़ देखो आप, अपन क्या कहते हैं, ये कोई भी एक पदार्थ लिया हमने, कोई पदार्थ है, ठोस पदार्थ हम कह सकते हैं अभी समझने के लिए, कोई ऐसा पदार्थ लिया जो ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब ठोस पदार्थ है तो ये चीज़ क्या है बच्चों, इसकी सरफेस, सतह है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या है, इसकी बॉडी हम कह सकते हैं, हिंदी में इसको स्थूल कहते हैं, आप इसको स्थूल कह सकते हो, बल्क कह सकते हो इंग्लिश में, या इसको बॉडी अपन कह सकते हैं, है ना, पूरी बॉडी कह सकते हैं हम, जो पदार्थ लिया पदार्थ का पूरा हिस्सा, पूरा भाग है वो, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं जब अवशोषण की और अधिशोषण को, इन दोनों को हम अभी समझ रहे हैं पहले सिंपल एग्जाम्पल से। क्या कहते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कब होगा, जब क्या किया आपने, कोई चीज़, दूसरा पदार्थ, ये एक पदार्थ है, इसको पदार्थ ही कहोगे, एक पदार्थ पर जब दूसरा पदार्थ आता है, दोनों के कांटेक्ट होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद अगर ये पदार्थ, दूसरा पदार्थ जो आ रहा है वो इसके अंदर पूरी तरह से चला जाए, पूरी तरह से जब इसमें चला जाता है ना अंदर, पूरा अंदर की तरफ सब जगह उसने कवर कर लिया, तो ये क्या होगा बच्चों, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन आने वाला पदार्थ अगर सिर्फ यहाँ पर रहता है, एक तो क्या हुआ बच्चों, ये देखो अपन ने बताया इससे, है ना, ब्लू कलर से बता देते हैं अपन, ये देखो जब कोई दूसरा पदार्थ आके पूरा अंदर चला गया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा अंदर की तरफ जा चुका है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको बताओगे अवशोषण से। लेकिन अगर अपन कहते हैं कि कोई पदार्थ आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पर उपस्थित है, मतलब सतह पर उपस्थित है, उस घटना को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल समझने के लिए देखो मैं आपको बना के ही बता देती हूँ, यही चौक, ठीक है, अपन हाथ में देख रहे हैं चौक है ये, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने चौक लिया, ठीक है, चौक को आपने क्या किया, ये दोनों घटनाएं हमें इसी एग्जाम्पल से, इसी उदाहरण से समझ में आ जाएंगी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अपन क्या बात कर रहे हैं, चौक है मेरे हाथ में, यही चौक मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आपने क्या किया, इस चौक को, इंक होती है, स्याही होती है इंक, ठीक है, ब्लू कलर की इंक अपन पहले काम में लेते थे, तो वही इंक में हमने क्या किया, इस चौक को डुबो दिया, ठीक है। चौक डुबोने के बाद क्या बात होती है बच्चों, आप चौक डुबोने के बाद में देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, चौक ये ऐसे नीली नीली दिखेगी। देखो ये बना के बता दिया मैंने तो आपको आसान लग रहा होगा समझने में, ठीक है। चौक लिया अपन ने, चौक को शाई में डुबो दिया, शाई में डुबोने के बाद क्या हुआ, ये नीली हो गई, बाहरी हिस्से इसके नीले नीले दिखने लग गए, ठीक है, यहाँ से नीली दिख रही है भाई, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे बच्चों, देखना अब क्या होता है इसमें, चौक में जो नीला हिस्सा है ये देखो आपको दो तरीके की दिखेगी, एक तो कैसी हो गई बच्चों, नीली हो गई, और अगर अपन उसको छू के देखें तो हमें गीली सी दिखेगी, वेट, गीली दिखेगी बच्चों, बात समझ में आई मेरी, ठीक है। चौक उतारी अपन ने तो अपने को दो चीज़ें मिली, यहाँ पे हमने चौक लिया, चौक को शाई में डुबो दिया, इंक में डाल दिया, इंक में डालने के बाद हमने देखा एक तो वो नीली भी दिख रही है हमको, नीली दिख रही है उसकी, और ये गीली भी दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ बाहर से तो ये दोनों चीज़ें हमें दिख रही हैं, लेकिन जब आप इस चौक को तोड़ के देखोगे, जब आप इसके दो हिस्से कर दोगे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा, जब आप इसके दो हिस्से यहाँ से कर दोगे तो बच्चों ये दिखेगी आपको चौक कुछ इस तरह से। मैं आपको चौक का ऊपरी हिस्सा बता रही हूँ, जिसमें चारों तरफ से नीली तो दिख रही है लेकिन अंदर से नीली नहीं है, बात समझ में आई मेरी। चौक जो है बच्चों बाहर से तो नीली दिख रही है लेकिन अंदर से नीली नहीं है, लेकिन अंदर से गीली है, ये चीज़ समझ में आई। चौक को हमने इंक में डाला, इंक में डालने के बाद बाहर से नीली दिख रही तो हमें लगा अंदर से भी होगी, लेकिन जब हमने इसको तोड़ के देखा तो तोड़ के देखने के बाद आपको क्या दिखी, चारों तरफ से तो नीली दिखी लेकिन अंदर से नीली नहीं थी, अंदर से नीली नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ, जो शाई थी, जो इंक था, इंक क्या हुई, इंक सिर्फ बाहर ही बाहर एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब नहीं हुई, क्या हुई, वो एब्जॉर्ब हुई, मतलब वो अधिशोषित हुई। टर्मिनोलॉजी समझिएगा बच्चों, आराम से अपन इजी वे में समझ रहे हैं। तो आप ये देखिए चौक को जब हमने तोड़ के देखा, तोड़ के देखने के बाद नीला हिस्सा तो हमें बाहर ही दिख रहा है, अंदर तो नीली दिखी ही नहीं, लेकिन अंदर गीली हो चुकी है। अंदर गीली कैसे हुई, अब आप ये देखो, जब आपने इंक में डाला, इंक में क्या चीज़ होती है बच्चों, एक तो रंजक होता है, आप लोगों ने पढ़ा है डाई होती है, डाई, ठीक है, डाई या रंजक होती है। कोई भी चीज़ अपन देखते हैं ना, कलर होती है, तो कलर के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंग्लिश में डाई कहते हैं, रंजक कहते हैं, जिससे वो चीज़ रंग बिरंगी हो जाती है। आप देखो कोई ड्राई कलर आपने लिया, उसको पानी में मिला दिया तो क्या होगा, आपको डाई बन जाएगी, है ना, डाई बन सकता है, या फिर आपको कलर वाला पानी मिल जाएगा। होली पे खेलते हैं ना अपन, बाहर से कलर लेके आते हैं, पानी में आपने डाला, पानी में डालने के बाद क्या होगा, आपको कलरफुल पानी मिल जाएगा। नीला कलर ही आपने मिला दिया सॉलिड वाला, तो क्या हो गया, नीला वाला बन गया। लेकिन अपन देखो कि नीला एक्चुअल में है क्या कलर, वो कलर क्या है, सॉलिड वाला हिस्सा जो आपने पानी में मिलाया है, बात समझ में आई। लेकिन चौक ने यहाँ पे क्या किया है, एक तरह से इंक जो है, इंक भी ऐसी है, जिसमें क्या होता है बच्चों, रंजक डाई मिली हुई होती है, किसमें, पानी में, ठीक है, पानी वाले हिस्से में डाई मिली हुई होती है। तो जो पानी था ना बच्चों इसके अंदर, शाई के अंदर जो पानी था, वो पानी तो पूरा चौक के अंदर चला गया, लेकिन जो इंक में डाई या रंजक जो मिलाया था आपने, कलर जो मिलाया था, वो कलर क्या हुआ, सिर्फ उसकी सरफेस पे, उसकी सतह पर रह गया। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, कि रंजक ने कैसे काम किया, अधिशोषण किया,
एब्जॉर्प्शन किया जो सिर्फ सरफेस के ऊपर था, जो सतह पर था, और जो पानी उसमें था, पानी का क्या हो गया बच्चों, अवशोषण हो गया। बात समझ में आई अच्छे से? एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आया होगा कि हमने क्या किया था, सिर्फ चौक को डाई में उसमें डाला, इंक में डाला। इंक में डालने के बाद हमको पता चला कि भाई चौक नीली कलर की भी हो गई और गीली भी हो गई, लेकिन गीली तो अंदर से हुई और नीली सिर्फ बाहर से हुई। तो नीला कलर जो बाहर ही रहा वो तो क्या रहा, डाई और रंजक, और जो बच्चों अंदर चला गया वो पानी वाला हिस्सा था, तो पानी का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसको अपन कहेंगे क्या बोला, अवशोषण हुआ। बात समझ में आई? अब अवशोषण और अधिशोषण दो घटनाएं हमको समझ में आ गई एक ही एग्जाम्पल से। तो हम कहेंगे अवशोषण वो घटना है जो पदार्थ की क्या होती है, पूरी अपन कहेंगे कि पूरे स्थूल वाले हिस्से पर या पूरे बल्क में या पूरी बॉडी में, हम कहेंगे पदार्थ के पूरे हिस्से में जो घटना होती है उसको आप एब्जॉर्प्शन कहते हो। लेकिन अगर पदार्थ की सतह पर ही होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, अधिशोषण कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं अपन? अवशोषण मतलब कंप्लीट फिनोमेना बोलोगे, पूरी घटना होती है, और अधिशोषण अपन कहेंगे आधी होती है, तभी तो नाम दिया अपन ने। अधिशोषण का मतलब आधा, आधा मतलब सिर्फ सतह पे होने वाला, ठीक है। अवशोषण और अधिशोषण ये चीज हो गई, ठीक है। अब अपन पहले अवशोषण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अवशोषण समझ में आ गया सभी बच्चों को क्या होता है? अवशोषण मतलब अपन ने कहा पूरी बॉडी में, अपन कहेंगे कि पूरे हिस्से में होने वाली परिघटना है, तो उसको अपन अवशोषण से बताते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल आप अपन डेली लाइफ की याद करते हैं, अपन जो पूरी अपनी देखते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। तो आप लोगों ने गुलाब जामुन खाया? गुलाब जामुन तो सभी ने खाया होगा। अब अगर आपको पता हो तो उसका प्रोसेस कैसा होता है बच्चों, वो जब बनता है ना, तो बनने के लिए क्या करते हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। गोल का स्ट्रक्चर बनाया, उसको तलने के बाद उसको चाशनी में डाल देते हैं। जब तक वो तला नहीं जाता तब तक तो मीठा नहीं होता, लेकिन जब आप उसको चाशनी में डाल दोगे ना, चाशनी में कुछ टाइम तक छोड़ देंगे अपन, तो क्या होता है, जो उसका पोरस स्ट्रक्चर होता है, जो उसके छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं गुलाब जामुन के ऊपर, वो क्या करते हैं, चाशनी को सोख लेते हैं। जब वो चाशनी को सोख लेते हैं तो उसके बाद ही तो मीठा होता है, उससे पहले तो मीठा नहीं होता वो। तो ये जो चाशनी का सोखना हुआ गुलाब जामुन से, वो क्या कहलाया, अवशोषण कहलाया, क्योंकि वो पूरी तरह चला जाता है अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई आपको ऊपर से मीठा लगेगा अंदर से फीका होगा, ऐसा तो नहीं होता। गुलाब जामुन पूरा मीठा होता है, अच्छा वाला। तो वो कैसे हुआ बच्चों, ये कैसे हुआ, ये घटना क्या हो गई, अवशोषण। अब ये हम सोचते नहीं है, नॉर्मली दिमाग में नहीं आती, लेकिन अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री किससे रिलेटेड है, अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो भी सब चीज़ें जो हम अपने रोज की ज़िंदगी में करते हैं, वो सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री के अंदर ही देखोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ ऐसी हुई तो इसका मतलब ये केमिस्ट्री है यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो गुलाब जामुन खाना अभी तक खाते आ रहे थे, अब केमिस्ट्री में देखा हमने उसको। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, बिस्किट खाते हैं हम लोग चाय के साथ, चाय में बिस्किट डुबोते हो, बिस्किट चाय को सोख लेता है, देखा है अपन ने, बिस्किट जो होता है वो चाय को सोख लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, कि इतना सोख लेता है कि कुछ टाइम बाद तो डूब के उसमें गिर जाता है, क्योंकि अगर सरफेस पे हुआ होता तो वो उसमें गिरा नहीं होता। वो टूट के गिरने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि पूरे बिस्किट में चला गया वो चाय, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ये अवशोषण का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने बात कर ली, ये चाय का देख लिया, चौक का अपन देखते हैं, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो बचपन से पढ़ते आते हैं वो स्पंज वाला तो आपने देखा ही है, ठीक है। ये तो रोज की घटना हो गई। और बाकी स्पंज भी अपन देखते हैं, स्पंज को पानी में लाके डाल दो, पूरा पानी को सोख लेता है, इसका मतलब वो क्या हो गई, अवशोषण की घटना हो गई। बात समझ में आई? अब यहाँ पे अपन ने पहले समझ लिया कि भाई अवशोषण होता क्या है। अब अवशोषण के अंदर क्या होते हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं। क्या दो चीज़ें होंगी, एक तो क्या होगा बच्चों, वो चीज़ जो आके जुड़ रही है, और वो चीज़ जिसके ऊपर वो जुड़ रही है। बात समझ में आई? जैसे अपन ने यहाँ पे क्या बोला था, चौक था भाई, चौक के ऊपर डाई आई या स्याही आई, है ना, इंक आई, तो वो इंक एक्चुअल में वो भी एक चीज़ होगी, उसको भी कुछ ना कुछ नाम देंगे। और जिस पे आके जुड़ी, मतलब चौक पे आके जुड़ी, तो चौक का भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है। एक क्या होता है बच्चों नाम इसमें अवशोषण में, एक तो होता है अवशोषक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अवशोष्य, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हो, बी से अपन बता रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन वाला, तो अपन इंग्लिश में इसको कहते हैं एब्जॉर्बेट। मैं दोनों टर्म बता रही हूँ बच्चों ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, और ये होता है आपका एब्जॉर्बेंट। अब इसको अपन कैसे समझते हैं, सभी ने सॉल्यूशन के बारे में तो पढ़ा ही है, विलयन अपन पढ़ते हैं, तो विलयन में क्या चीज़ होती है बच्चों, अगर आपको पता हो तो विलयन में अपन क्या बोलते हैं, विलेय प्लस विलायक, ठीक है, विलेय प्लस विलायक से बताते हैं। तो सेम आप इसको सेम यही चीज़ से जोड़ सकते हो। आपका जो अवशोष्य है वो क्या है, विलेय है, पीछे नाम होता है ना, य और य से रिलेट कर लो, विलेय है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अवशोष्य आ जाएगा, और यहाँ पे विलायक है तो वो क्या हो गया, अवशोषक हो गया, ठीक है। अब नाम से बताओ, जैसे हम यहाँ पे क्या लेते हैं, विलेय विलायक, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं नमक और पानी का,
ठीक है। नमक है, नमक क्या कर रहा है, पानी में जाके घुल जाता है, तो हमें विलयन मिल जाता है, नमक का विलयन। ठीक है, सॉल्यूशन बताते हैं ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक मिलके हमको विलयन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप ना, जैसे अपन एग्जांपल ले लिया, नमक पानी में घुलता है तो हमें नमक का विलयन देता है। ठीक इसी तरीके से नमक क्या कर रहा है, पानी में जा रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, अपन कह सकते हैं नमक पानी में अवशोषित हो रहा है। समझ लेते हैं इसको यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह। यहाँ पे बच्चों विलेय है, विलेय क्या है, अवशोष्य है। अवशोष्य वो जिसका क्या होगा, अवशोषण होगा। अगर अपन इसकी परिभाषा बताएं तो क्या लिखेंगे अपन बच्चों, अवशोष्य क्या है, जिसका अवशोषण होगा। ठीक है, आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो बच्चों। अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अवशोष्य जो है वो क्या चीज है, जिसका अवशोषण होगा। ठीक है, जिसका अवशोषण होगा, और अवशोषक वो है जो अवशोषण करेगा। बात समझ में आई। ठीक है, अवशोषक अपन ने क्या बोला कि जो अवशोषण करेगा। ठीक है, एक तो क्या होगा, दो चीजें हो गई यहाँ पे, एक तो क्या कर रहा है बच्चों, अवशोषण कर रहा है, और एक जिसका अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो जिसका अवशोषण हो रहा है मतलब वो आके जुड़ रहा है ना, जो बाहर से आया अवशोषण हो रहा है जिसका, वो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अपन कहेंगे अवशोष्य वो हिस्सा जिसका अवशोषण होगा, और अवशोषक वो जो अवशोषण करेगा या करता है। जिसका अवशोषण होता है वो तो क्या हो गया, अवशोष्य, और जिसका जो अवशोषण करता है उसको अपन ने क्या बोला, अवशोषक बोला। बात समझ में आ गई। दो हिस्से बता दिए अपन ने भाई, दो चीजें हम कह रहे थे अभी, एक पदार्थ दूसरे पे आके जुड़ेगा, तो एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ को जो अपन डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे बच्चों, वो ये चीज हो जाएगी, अवशोष्य क्या है और अवशोषक क्या है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, अब ये तो बात की हमने यहाँ पे किसकी, एब्जॉर्प्शन की बात की, अवशोषण की बात की। अब अपन चलते हैं यहाँ पे अधिशोषण पे। ठीक है, अब जब अधिशोषण की अपन बात करेंगे तो अधिशोषण को भी हमने सेम वैसे ही बताया। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों पहले, है ना। अपन ने अभी अवशोषण के तो एग्जांपल देख लिए, अधिशोषण के एग्जाम्पल के लिए अब देखना एक चीज, आप है ना अभी स्कूल के दिनों में स्कूल की चीजें आप लेके आते हो घर में। ठीक है, जैसे आपको स्कूल जाना है तो वाटर बॉटल चाहिए, पानी की बोतल लेके आते हैं हम लोग, नए टिफिन लोगे, नई बॉटल्स लोगे, कई बार बैग लेके आते हैं, शूज़ लेके आते हैं। तो एक चीज़ अगर आपने गौर किया हो ना बच्चों, तो वहाँ पे देखा होगा एक छोटा सा पैकेट होता है। अगर आपने देखा होगा व्हाइट कलर का छोटा सा पाउच टाइप पैकेट होता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है सिलिका जेल। ध्यान है कभी कि कोई देखे, अगर पानी वाटर बॉटल लाए होंगे तो पक्का उसमें 100% होगा ही होगा। ठीक है, आजकल क्या होता है, नई चीज़ों में ये चीज़ आती है, छोटा सा पाउच होता है, व्हाइट कलर का पाउच होता है बच्चों, इतना सा, जिसके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं वो चीज़ें, वो असल में सिलिका जेल होता है बच्चों। सिलिका जेल एक तरह का ऐसे होता है, आप खोल के कभी देखना, उसको नहीं देखा हो तो अभी देखना, कभी आप कोई नई चीज़ लाओगे उसमें आपको मिलेगा, शूज़ में आपको मिलेगा वो पाउच। अगर आप उसको खोल के देखोगे तो छोटे छोटे उसके अंदर बॉल बनी हुई होती है, बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, उसके अंदर संरचनाएं होती हैं। जब आप उसको खोल के देखते हो तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, संरचनाएं मिलेंगी। असल में क्या होता है बच्चों, वो सिलिका जेल होता है, जिसका काम क्या होता है, मॉइस्चर, नमी को अवशोषित करना, अधिशोषित करना। अवशोषण नहीं होता, अधिशोषण होता है। मतलब सिलिका जेल की सतह पर नमी जितनी भी होगी वो नमी वहाँ पे खिंच जाती है। तो अपन जो भी बॉटल वगैरह लाते हैं, मान लीजिए कि आप पानी की बॉटल या कुछ ऐसा लेके आए और उसमें सिलिका जेल का पाउच नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, अगर पानी की बूंद चली जाती है, बारिश के मौसम में नमी चली गई, अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे फंगस क्रिएट हो जाएगा। अपन देखते हैं ना कि कवक आ जाता है, काला कालापन आ जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो ये क्यों होती है, जब नमी होगी तो नमी से बैक्टीरिया वायरसेस आ जाएंगे, आपके जो भी आप चीज़ नहीं खरीद रहे हो वो खराब कर देंगे उसको। तो उसको खराब होने से बचाने के लिए हम लोग सिलिका जेल काम में लेते हैं। सिलिका जेल का काम क्या है कि जितनी भी नमी है आपके वातावरण में, उस नमी को क्या करता है, वो अधिशोषित कर लेता है। दो शब्द हैं बच्चों, दो शब्द अपन ध्यान से याद करेंगे। अवशोषण मतलब पूरी तरह से लेना, अधिशोषण मतलब सरफेस पे ले लेना, सतह पे ले लेना। तो अधिशोषण मतलब क्या हुआ, सरफेस पे होने वाला। तो सरफेस पे हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने बोला कि सरफेस पे हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, तो सिलिका जेल का एग्जाम्पल दे दिया। एक आपने सुना होगा चारकोल आता है। ठीक है, सिलिका जेल वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया सभी को। सिलिका जेल अपन ने कहा ऐसे भाई जेल होता है, जेल जैसा बॉल होती है, बारीक बारीक छोटी छोटी बॉलें होती हैं, जो कि क्या करती हैं, उस पदार्थ में जिसमें भी रखा हुआ है वो चीज़ में, नई चीज़ में, उसके अंदर क्या करता है, नमी को सोखने का काम करता है। नमी को सोखता है लेकिन सतह पर सोखता है, इसलिए अधिशोषण का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, चारकोल सुना है सभी ने। असल में चारकोल होता क्या है, चारकोल कार्बन होता है ना बच्चों, कार्बन का अपन कह सकते हैं एक तरह से कार्बन का चूरा ही होता है। वो कार्बन है, कार्बन का चूरा होता है चारकोल। अब चारकोल का काम क्या होता है, चारकोल एक पाउडर होता है जो कि क्या करता है, अलग अलग गैसों को अधिशोषण करने का काम करता है, गैसों को अधिशोषित करता है।
अपन कहते हैं ना जैसे चीनी आती है, अगर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बढ़िया बताऊं मैं, तो आपने देखा शुगर जो होती है ना, चीनी आपको पता है किससे बनती है, गन्ने के रस से बनती है, ठीक है। लेकिन जब वो बनती है तब वो ब्राउन कलर की होती है, और जो घर में हम खाते हैं वो वाइट होती है। बात समझो मेरी, जब बनती है वो गन्ने के रस से तब वो क्या होती है, ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन शुगर आती है वो, जो कि क्या होती है, बनने के बाद जो बनेगी आपको मिलेगी, वो आपको कैसी मिलेगी, भूरे रंग की मिलेगी, ब्राउन कलर की मिलेगी। लेकिन वो क्या होती है बच्चों, प्योर नहीं होती। उसको प्योर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए उसको क्या किया जाता है, चारकोल से ट्रीट किया जाता है। चारकोल ऐसा पदार्थ होता है जो गंदगी को अधिशोषित कर लेता है। उसकी सतह पर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसको वहाँ से खींच लेगा, तो शक्कर से भी क्या करता है, भूरे रंग को खींच लेता है, और खींचने के बाद जो आपको शक्कर मिलती है वो आपको सफ़ेद रंग की शक्कर मिलती है, जो हम घरों में काम में लेते हैं, ठीक है। तो चारकोल एक तरह से क्या करता है, वो कोई भी इम्प्योरिटी बोलोगे, अशुद्धि बोलोगे या कोई गैस बोलोगे, उन सभी को क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है। पाउडर होता है ना, बारीक पाउडर, वो क्या करेगा, अधिशोषण का काम करता है। तो जब अधिशोषण होता है मतलब सतह पे होता है, जो भी चीज़ को सोखता है तो वो सतह पर सोखता है, कंप्लीट नहीं सोखता। सतह पर सोखने का एक चीज़ और है, उसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं पढ़ी आप लोगों ने, है ना। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में अपन क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो कि क्या हो सकती है, वापस से उल्टी हो सकती हैं। अब एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये सब लिख रही हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ ये कौन सा एग्जांपल होगा, अवशोषण होगा, अधिशोषण होगा। बोर्ड पे लिखना क्या होगा बच्चों, अवशोषण होगा, अधिशोषण होगा। अधिशोषण होगा, क्योंकि अधिशोषण को रब कर सकते हैं अपन, मिटा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी टाइप जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और भी कि किस किस जगह पर तो ये हट जाता है, किस जगह पर ये नहीं हटता, और क्यों नहीं हटता वो भी एग्जाम्पल अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो अगर हम कॉमन बात करें, इन दोनों के अंदर हम अगर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो बच्चों तुलना में अपन ये बताएंगे अधिशोषण ऐसी चीज़ है जो कि आप उसको एक बार हटा सकते हो। चारकोल अगर गैस को ले लेता है बच्चों तो उसको गर्म करके भी हटाया जा सकता है। गर्म कर दो उसको, वापस से गैस निकल जाएगी, वापस से गंदगी हट जाएगी, फिर से तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। बात समझ में आई मेरी, ये चीज़ ठीक है, क्लियर है। उसको और अपन अच्छे से समझेंगे। अभी अपन को सिर्फ ये समझना है भाई अवशोषण जो है वो पूरी हिस्से में होता है, ठीक है। किसी भी सतह की या किसी पदार्थ की बात करते हैं तो उसके अंदर कंप्लीट होता है, पूर्ण रूप से होने वाली घटना है। और ये वाली जो होती है ये सब सतह पर होने वाली घटना है। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस बच्चों यही बता सकते हैं, एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे अपन, पूरी घटना है किसी भी पदार्थ में सभी जगह पर कंप्लीट अपन कहते हैं तो पूरा स्थूल में होने वाली या बल्क में होने वाली घटना है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं अधिशोषण की तो वो सतह पर होने वाली घटना है। इतना क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आया सभी को। एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ले लिए, जैसे अपन ने बोला। और एक पेंट आप लोगों को पता है, जब अपन दीवारों पे पेंट करते हैं तो क्या एग्जाम्पल होगा, वो किसका होगा, अधिशोषण का एग्जाम्पल होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, दीवार पे हो रहा है, दीवार के अंदर नहीं जा रहा। एक अपन घर बनाते हैं, घरों में जब सीमेंट का दीवार बनती है तो उसमें पानी डाला जाता है, पानी जा रहा है तो पानी अंदर जा रहा है, पानी का अवशोषण हो रहा है। लेकिन आप पेंट कर रहे हो तो पेंट अधिशोषण हो रहा है, वो सतह पर है, उसको वापस से हटाया जा सकता है, खुरच के निकालो तो वापस नया पेंट कर सकते हो आप। बात समझ में आई मेरी, ठीक है। तो अधिशोषण की एग्जाम्पल देख ली हमने। अब हम इसके क्या चलते हैं बच्चों, इसके भी तो टाइप होंगे, इसके भी दो हिस्से हैं। एक तो क्या कर रहा है, जो कि आके चिपक रहा है, और दूसरा वाला जो चिपका रहा है, जो अपने अंदर ले रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है। तो यहाँ पे अपन एड्सॉर्प्शन को या अधिशोषण को भी दो में बांटते हैं, जिसमें सेम वही चीज़ है जो वहाँ पे नाम था ना, अधिशोषक और यहाँ पे अधिशोष्य। अधिशोषक और अधिशोष्य ये दो नाम होते हैं। इंग्लिश में अपन इसको एड्सॉर्बेंट कहते हैं और यहाँ पे एड्सॉर्बेट कहेंगे। वहाँ पे बी और डी का डिफरेंस है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में अपन नाम चेंज कर देते हैं, अवशोषक और अवशोष्य, अधिशोषक और अधिशोष्य। बात समझ में आ गई, सेम वही उसी से रिलेट कर लो, विलेय, अवशोष्य और अधिशोष्य। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। यहाँ पे अगर मैं ऊपर से लिख दूँ इसको, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी अधिशोष्य है, ये मतलब सारी चीज़ें बच्चों सेम है, इसीलिए अपन एक के नीचे एक लिख रहे हैं, अधिशोष्य, विलेय और अवशोष्य, ठीक है। और प्लस विलायक लिखते हैं, अवशोषक लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन इसमें अधिशोषक को लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि अधिशोषण जब होता है, जब उसमें भी दो चीज़ें काम करती हैं, जिसमें से एक होती है अधिशोष्य और दूसरा वाला होता है अधिशोषक, ठीक है। और ये पता है आपको किसको क्या कहते हैं, जिसका अधिशोषण होगा अधिशोष्य, और जो अधिशोषण करेगा वो क्या हो गया, अधिशोषक हो गया। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अभी अपन ने सबसे पहले क्या देखा, अवशोषण अधिशोषण असल में होता क्या है और उसके अंदर क्या दोनों में अंतर है। एक सतह पर होने वाली फिनोमिना परिघटना है और एक पूरी बॉडी में होने वाली परिघटना है। बात समझ में आ गई। अब अपन चलते हैं इसके अंतर पे, कुछ बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या होते हैं, ठीक है।
आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो इसको, जो मैं लिखती जा रही हूँ वो आप लिखना चाहो तो अपने पास लिख सकते हो। अभी चौक के अंदर वाला हिस्सा समझ में आ गया ना। ये चौक वाले के अंदर अगर अपन यहाँ पे भी बताना चाहें बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जिसका क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे अपन, ये जो रंजक है, ये जो डाई है, वो डाई असल में है क्या, अधिशोष्य होगी। अधिशोष्य होगा क्या अपना रंजक, वो ब्लू से ही लिख दिया मैंने। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर का आपका चौक है, चौक क्या है यहाँ पे, अधिशोषक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई अपने। अब अपन चलते हैं अपने आगे वाले हिस्से पे। अब अपन इन दोनों में अंतर देख लेते हैं बच्चों की क्या होता है, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। अवशोषण और अधिशोषण में बच्चों क्या बताओगे, सबसे पहला पॉइंट अपन यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो भी पदार्थ आएगा अपन कहेंगे पदार्थ की मात्रा पूरे हिस्से में एक समान होती है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, या आप इसको कह सकते हो किसकी, अवशोष्य की मात्रा, है ना, सभी जगह एक समान है। जब अपन कहते हैं अवशोषण में तो अपन बोलेंगे पदार्थ की मात्रा क्या है, अवशोष्य की मात्रा सभी जगह एक समान होगी। लेकिन जब अपन यहाँ पे कहेंगे तो अपन कहेंगे कि पदार्थ ले लो, या हम इसको अधिशोष्य भी लिख सकते हैं सीधा, अधिशोष्य की मात्रा सतह पर सर्वाधिक होगी। बात समझ में आई। सबसे पहला डिफरेंस हमने क्या बताया, सेम उसकी डेफिनेशन को ले लिया। अवशोषण में हमने कहा पदार्थ या अवशोष्य की मात्रा सभी जगह एक समान। ठीक है, अपन कहते हैं ना कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी सांद्रता बोल सकते हो या मात्रा बोल सकते हो। अगर आप सांद्रता लिखो तो भी ठीक है, पदार्थ की मात्रा, या फिर मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ सांद्रता लिखोगे बच्चों, दोनों चीज़ एक ही। पदार्थ की सांद्रता सभी जगह एक समान होगी, सभी जगह एक जैसे होंगे अणु, क्योंकि क्या हुआ वहाँ पे अवशोषण हुआ है। अवशोषण पूरी बॉडी के अंदर आता है, मतलब जो चिपक रहा है पदार्थ वो सभी जगह एक समान रूप से चला जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं स्पंज में पानी का जाना। स्पंज में जब पानी जाता है तो सभी जगह एक जैसा जाता है, ऐसा तो नहीं है ऊपर के हिस्से में ज़्यादा है नीचे के हिस्से में कम हो, ऐसा नहीं होता, सभी जगह पर एक समान चला जाता है। अधिशोषण की बात करते हैं अपन, तो अधिशोष्य की मात्रा सतह पर सर्वाधिक होगी। सतह पर मात्रा लिख लो, चाहे आप इसको क्या बोलो सांद्रता लिख लो, ये सतह पर ही सर्वाधिक होगी। बात समझ में आई। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं अपन, ये कहोगे आप, ये जो प्रोसेस है ये बच्चों कैसा है, धीमी गति का। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो धीमी गति से होती है, लेकिन ये वाली जो होगी बच्चों ये होगी तीव्र गति से। धीमी गति से क्यों हो रही है, क्योंकि क्या है सब जगह एक समान रूप से जाना है। जब आप स्पंज को पानी में डाल के छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद धीरे 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 करके सारा पानी स्पंज में चला जाएगा। तो वो जो होगा बच्चों वो धीमी गति से होता है, मतलब धीमी गति से एक साथ चलता रहेगा। लेकिन जब अपन यहाँ पे कहते हैं तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये जो घटना है ये तीव्र गति से होती है, बहुत जल्दी से हो जाती है, और लेकिन कुछ समय बाद रुक जाती है। क्यों, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो हो रहा है बच्चों धीमी गति से हो रहा है। ये वाली घटना जो है अपन ने क्या कहा, अधिशोषण तीव्र गति से होता है पर कुछ समय बाद रुक जाता है, या हम कहेंगे कुछ समय बाद क्या होता है इसका, अपन कहते हैं ना कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू। कांस्टेंट होना कि मतलब वहाँ पे क्या रुक गई वो, ठीक है, अब उसका कुछ और फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना, तीव्र गति से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो जब तक जितना सरफेस है, जितनी सतह है उतना ही तो होगा, और कुछ समय बाद जब सतह खत्म हो गई आप कितना भी सांद्रता देते रहो तो वो आके जुड़ेगी ही नहीं। ये बात समझ में आई ना मेरी। अपन यहाँ पे अधिशोषण की बात कर रहे हैं तो हमने क्या कहा, सतह पर होने वाली प्रक्रिया, जैसे ये वाली सतह है, ये अपना पदार्थ है, पदार्थ की सतह पर जितना वो चौक साफ होकर आना था वो आ चुका। अब मैं और ज़्यादा साफ करने की कोशिश करूँगी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सतह या सरफेस खत्म हो चुकी है। बात समझ में आई। तो ये जो धीमी गति से प्रक्रिया होगी ये तीव्र गति से होगी, लेकिन कुछ समय बाद रुक जाएगी। ठीक है, कैसे रुकती है, क्या रुकती है, वो हम आगे और अच्छे से समझेंगे। अभी हम शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं कि धीमी गति वाली प्रक्रिया है, ये तीव्र गति वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ उदाहरण।
जैसे स्पंज होता है जो पानी को सोख लेता है पूरा पूरा, ठीक है। आप और भी देख सकते हो, जैसे कि चौक कह सकते हैं, स्पंज हुआ, चौक हुआ। इसके उदाहरण में अपन लोग ले लेते हैं चारकोल की बात करते हैं, और दूसरा अपन यहाँ पे लेते हैं पेंट की बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, चारकोल, पेंट आदि। एक दो एग्जाम्पल काफ़ी है अभी, स्पंज, चौक आदि, ठीक है। चौक के अंदर अवशोषण होगा, लेकिन यहाँ पे स्पंज, चारकोल और पेंट जो होता है उसका क्या होता है, अधिशोषण होता है उसमें, ठीक है। स्पंज और चौक में आपको अवशोषण मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो ठीक है, इतना बहुत है। अवशोषण अधिशोषण के 2-3 पॉइंट बहुत है, क्योंकि चौथा पॉइंट जो आप लिखेंगे ना, चौथा पांचवा पॉइंट एक लास्ट पॉइंट है। तो बच्चों उस लास्ट पॉइंट को अपन आगे इसके और भी जो अपन कहेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और भी, क्योंकि अवशोषण और अधिशोषण में मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि अवशोषण जो होता है वो तो अपन ने पढ़ लिया, उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना। अवशोषण हमें सिर्फ अधिशोषण को समझने के लिए पढ़ना था। तो अधिशोषण को अपन और भी ज़्यादा विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के लिए अपन को इसके और भी 2 भाग देखने हैं। तो उन 2 भागों में आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जो चौथा पॉइंट है वो अपन वहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो चीज़ मैंने कही ना, ये धीमी गति की प्रक्रिया है, ये तीव्र गति की प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट जो आपका आता है वो यही बताता है कि ये जो है एक समान रूप से चलती जाती है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। ये जो है अवशोषण वो एक समान रूप से चल रहा है, लेकिन अधिशोषण क्या है, अधिशोषण की गति अपन कहेंगे शुरुआत में, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, और कुछ समय के अंतराल यहाँ पे क्या आ जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाता है। साम्य बोलते हैं बच्चों हम, साम्य का स्थापित होना, इक्विलिब्रियम स्थापित होना। इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ आ जाएगी, उसका मतलब ये हुआ कि जो अणु आके जुड़ रहे हैं वो बाहर भी निकलेंगे। अभी क्या चीज़ है ये मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझो, इसको समझने के लिए और देख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो 4th पॉइंट और लिख सकते हो, ठीक है। ये जो अपन बोलेंगे समान गति से, है ना, ये समान रूप से होता है, और यहाँ पे आप बोलोगे कुछ समय पश्चात साम्य स्थापित हो जाता है। अपन कहते हैं ये तो क्या है, समान रूप से चलता रहेगा, एक जैसा। धीमी गति का है, तीव्र गति का है, तो मतलब तीव्र गति से तो पहले चलेगा, कुछ समय बाद साम्य आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कैसे आता है वो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अभी तक अपन ने 2 चीज़ें पढ़ ली, अवशोषण, अधिशोषण। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप 2 चीज़ें और लिख लो, 2 टर्मिनोलॉजी और नोट करो बच्चों। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। एक तो क्या होता है शोषण, और एक होता है विशोषण, ठीक है। ये चीज़ जब समझ में आएगी जब हमें शोषण और विशोषण समझ में आएगा, ठीक है। शोषण अपन क्या बोलते हैं, जब अवशोषण और अधिशोषण, अधिशोषण एक साथ चलते रहें। लिख लो इसको, जब अवशोषण और अधिशोषण एक साथ होता है। और यहां पे कहेंगे जब अधिशोषित अणु, जब अधिशोषित अणु सतह से हट जाते हैं, हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बच्चों ये यहाँ पे क्या पॉइंट, अपना चौथा पॉइंट समझाने के लिए पहले हमें 2 यहाँ पे देखनी पड़ेगी और भी परिभाषाएं। अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो सारी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। पहले अपन ने बोला अवशोषण, अवशोषण का मतलब पूरी तरह से सोखना, अधिशोषण सतह पर सोखना। उसके बाद हम 2 चीज़ें बता रहे हैं, शोषण और विशोषण। तो अवशोषण, अधिशोषण आप कह सकते हो, उनको कंबाइंड फॉर्म में अगर हम कहते हैं, मिलाकर कहते हैं, तो आप उसको क्या एक नाम दोगे, शोषण नाम दोगे। शोषण का मतलब क्या हुआ, जब अवशोषण अधिशोषण एक साथ हो रहे हैं, एक के पीछे एक होंगे, अवशोषण भी चल रहा है, अधिशोषण भी चल रहा है, दोनों चीजें चल रही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट। अपन कहते हैं ना कि किसी चीज के 2 हिस्से हैं, तो अपन कहेंगे अवशोषण अधिशोषण किससे बने हुए, शोषण से बने हुए, ठीक है। शोषण हिंदी में इसको सॉप्शन कहते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जहां पे लिखा था ना बच्चों, एब्जॉर्प्शन का ए भी हटा दो, जॉप्शन हो जाएगा। जॉप्शन या शोषण वो प्रक्रिया जिसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, अवशोषण भी आएगा, अधिशोषण भी आएगा। ये समझ में आ गई बात। अब दूसरी चीज अपन बात कर रहे हैं विशोषण। शोषण मतलब जुड़ना, तो विशोषण मतलब हटना। सीधा समझो, डिसऑप्शन या विशोषण अपन बात कर रहे हैं, तो अपन कहते हैं ना कई बार, कई चीजें अपन देखते हैं, कई टर्म देखते हैं अपन, जब पढ़ते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, उसका उल्टा, ठीक है। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय पढ़ते हो आप, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय पढ़ते हो, उसका उल्टा हो जाता है, मतलब
रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल, ठीक है। ऐसे ही शब्द अपन देख लेते हैं, शोषण मतलब जुड़ने की बात कर रहे हैं तो विशोषण मतलब होगा हटना। अपन यहाँ पे कह रहे हैं जब अधिशोषित अणु जो जुड़े हुए थे वो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी चीज की वजह से जब हट जाते हैं तो उसको बच्चों क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या काम आएगा वो देखो, अपन क्या कह रहे हैं कि भाई सतह उपस्थित है, पदार्थ की सतह उपस्थित है, अणु आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है। हमने कहा अधिशोषण जो है वो सतह का प्रक्रिया है। अब आप देखोगे बच्चों की कुछ समय बाद ये सतह भर गई, अब ये सतह भर गई लेकिन फिर भी आप अणु भेजते जा रहे हो। मेरी बात समझ में आई? आपने क्या करा, जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे थे ना, चारकोल की बात कर रहे हैं, चारकोल पे क्या है, चारकोल के ऊपर गैस आके जुड़ रही है। मान लीजिए चारकोल है जिसपे अधिशोषण हो रहा है, किसका गैसों का, ठीक है। अब गैस के अणु इस पे आके जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, कुछ समय बाद चारकोल पूरा भर जाएगा, चारकोल भर गया बच्चों, ठीक है। ये जो प्रक्रिया हुई थी बहुत तेज गति से हुई, तीव्र गति से हुई थी। अगर अपन इसका ग्राफ बनाए ना बच्चों तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये हुई 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 बहुत तीव्र गति से हुई, जब तक कि आपके पास क्या थी, सतह उपस्थित थी। कुछ समय बाद जब सतह खत्म हो गई तो अवशोषण भी क्या हो गया, रुक गया, यहाँ तक ही आया, उसके बाद फिर ये बढ़ ही नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि सतह तो खत्म हो चुकी। आप जितने भी अणु भेजोगे तो वहां पे क्या होगा, और आगे होगा नहीं। अब साम्य स्थापित होने का मतलब क्या है बच्चों, ये चीज समझिएगा। अगर नए अणु आने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, पुराने को हटाएंगे ना। बात समझ पा रहे हो? आप ये मान के चलो, जैसे आप किसी क्लास में बैठे हो, क्लास में एक लंबी बेंच पे बैठे हो जहां पे 10 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। अब 10 बच्चे एक एक करके आते चले गए, 1 2 3 4 5 6 10 तक आके बच्चे सारे बैठ गए उसमें, उसके अलावा बाहर बच्चे और खड़े हैं। अब 10 बच्चे आके पहले ही बैठ चुके हैं तो जगह तो फुल हो गई, फिर भी बच्चे आते जा रहे हैं तो कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे बच्चे, पुराने वालों को धक्का देके खुद बैठेंगे, तो पुराने वाले बच्चे उठेंगे, उसकी जगह पे नए बच्चे आके बैठेंगे। जब पुराने वालों को हटाएंगे तो क्या हुआ, वो अणु निकल गए बाहर, और जो नए बच्चे आके बैठे वो नए अणु आके चिपक गए, तो एक साम्य स्थापित हो गया उनके बीच में। पुराने वाले निकल रहे हैं, नए वाले आ रहे हैं। बात समझ पाए बच्चों क्या कह रही हूँ मैं? हम 9th से 10th में प्रमोट होते हैं, हम पुरानी कक्षा से नई कक्षा में आते हैं तो अपन क्या करते हैं कि नई कक्षा वाले तो क्या चले गए, आगे चले गए, लेकिन पुरानी वाली क्लास को भरने के लिए पीछे वाले बच्चे आएंगे। नए बच्चे आ रहे हैं, पुराने वाले आगे चले गए, फिर नए वाले बच्चे आके उस क्लास में बैठे, तो क्या हो गया, वहां पे एक साम्य इक्विलिब्रियम आ गया कि वहां कम नहीं हुई वो चीज, वो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा कुछ भी। बात समझ पाए मेरी? जो मैंने आपको कहा कि बेंच पे 10 बच्चे आ सकते हैं तो 1 से 10 तक तो संख्या बढ़ गई, ग्राफ बढ़ गया भाई, 1 से 10 तक बच्चे बैठ गए। 10 के बाद बैठने के बाद तो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि उसका जो था, उसकी जो कैपेसिटी थी, हम कहेंगे क्षमता थी बेंच की, वो 10 ही बच्चों को बिठाने की थी। तो 10 बच्चों को बिठाने के बाद वो तो भर गई। अब ये आपको दिख रहा है ग्राफ, तो आपको ऐसा दिखेगा, भले ही नए बच्चे आके बैठे हैं, पुराने वाले हट जाएं तो भी ग्राफ तो अपना यही रहेगा बच्चों। बात समझ में आई आपको मेरी? तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा था कि तीव्र गति से अभिक्रिया होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात साम्य स्थापित हो जाता है। इसका मतलब कि जो अणु पुराने थे वो तो जुड़ चुके हैं, और अगर नए आके उनको धक्का भी देते हैं तो भी पुराने वाले क्या होंगे, पुराने बाहर निकलते ही नया जुड़ जाएगा, पुराने बाहर निकलते ही नया जुड़ेगा। इसका मतलब जगह खाली नहीं होगी, या जगह और है ही नहीं अपने पास कि अपन नए वालों को सभी को एक साथ बिठा लें। बात समझ पाए मेरी? इसीलिए अपन ने यहाँ पे कहा कि जो अधिशोषण होता है ना बच्चों, कि कुछ समय तक तो चलता है और कुछ समय पश्चात इसमें साम्य स्थापित हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अच्छे से क्लियर है क्या कहा अपन ने? अवशोषण अधिशोषण में भी डिफरेंस समझ में आ गए, क्या क्या अंतर होता है? पहले अपन ने क्या बता दिया भाई, अवशोषण अपन ने कहा पदार्थ की मात्रा सभी जगह एक समान होती है, क्योंकि पूरी बॉडी में अपन कहेंगे पूरे स्थूल हिस्से में चला जाता है। यहाँ पे हमने कहा कि अधिशोष्य की मात्रा या सांद्रता सिर्फ सतह पर सर्वाधिक होती है, अंदर तो जाती ही नहीं है, तो सतह पर ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने कहा धीरे होता है, ये तेज होता है, ठीक है। क्यों होता है वो अपन को पता चल गया, धीरे धीरे होगा क्योंकि एक साथ चल रहा है, एक समान, ये एक समान नहीं होता ना, शुरू में तेज होता है बाद में रुक जाता है, ठीक है। थर्ड अपन एग्जांपल ले लिए, ये होते हैं, और ये क्यों होते हैं कि अपन देख लिए समान रूप से होता है, क्योंकि सभी जगह धीरे 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 करके आते हैं अणु। यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय बाद तो आते हैं और कुछ समय पश्चात यहाँ पे साम्य स्थापित हो जाता है, मतलब जो आ रहे हैं वो तो आके जुड़ गए, और जो नए आ रहे हैं तो पुराने को धक्का देके खुद उनकी जगह पे बैठ रहे हैं। एक तरह से वो साम्य हो चुका। अब 10 की बेंच पे 10 ही बच्चे बैठे रहेंगे, चाहे नए आके हटे, चाहे पुराने जाएं, चाहे नए वाले आके जुड़े, बात एक ही है। बात समझ पाए सभी मेरी? क्या कहा अपन ने? अवशोषण क्या चीज होती है, अधिशोषण क्या होता है। अब बच्चों अपन यहाँ पे बात कर रहे थे अधिशोषण की। अधिशोषण को और भी ज्यादा आगे अपन पढ़ते हैं तो अपन किसके लिए बताते हैं अब? अधिशोषण के टाइप के बारे में, अधिशोषण के भाग के बारे में, कि अधिशोषण कितने प्रकार का हो सकता है, वो अब अपन आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? कुछ टफ लग रही है केमिस्ट्री?
नहीं, इजी है, ऐसे ही सब पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगी। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता बच्चों तो पूछ लिया करो आप लोग, देख लें बच्चों से। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे अधिशोषण के बारे में, ठीक है, देख लीजिए फिर नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी देख लेना। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे अधिशोषण की, ठीक है। अधिशोषण अपन ने क्या कहा था, सतह पर होने वाली घटना, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं अधिशोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। नाम से समझ में आ रहा है, भौतिक होगा और रासायनिक में कोई ना कोई रासायनिक बंध उपस्थित होंगे, ठीक है। तो भौतिक की अपन ने बात करी तो भौतिक अपन क्या बताते हैं, इस तरह का अधिशोषण जिसके अंदर क्या हो रहा है, अंतरा अणुक वॉन्डर वॉल बल काम करता है। मतलब अपन क्या कह रहे हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। अपन ने अभी क्या बोला, अधिशोषण का मतलब क्या हुआ, अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में आके मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक है, उस घटना को अपन ने अधिशोषण कहा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, अधिशोषण और अधिशोषक के अणु, ठीक है, अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु, उन दोनों का मिलना किस प्रकार होता है, उन दोनों का जुड़ना किस प्रकार होता है, उसी के आधार पर हमने इनको दो में विभाजित किया। तो आप कह सकते हो कि हमने अगर इसका क्या किया, वर्गीकरण किया, तो किसके आधार पर किया कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बंध बनता है या जुड़ते हैं वो लोग, तो उन दोनों का जुड़ना किसके आधार पर होगा, किस प्रकार वो जुड़ते हैं, कौन से आकर्षण बल से या कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं, उसी के आधार पर हम अधिशोषण को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं। पहले वाले में अपन ने बताया इसमें कौन सा जुड़ाव होता है दोनों के बीच में, अंतरा अणुक वॉन्डर आकर्षण बल। आपने पढ़ा है ना, वॉन्डर वॉल फोर्स अपन कहते हैं, वॉन्डर वॉल बल कहते हैं, वो क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स ही होता है, आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा अणु जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर भी जब ये अणु जुड़ रहे हैं अधिशोष्य और अधिशोषक के, तो उन दोनों के बीच में जुड़ाव के अंदर कौन काम कर रहा है, अंतरा अणुक आकर्षण बल, ठीक है, वॉन्डर वॉल फोर्स या वॉन्डर वॉल बल काम करता है। अब यहाँ पे जब अपन बात करें रासायनिक की, तो नाम से ही पता चल रहा है भाई रासायनिक है, इसका मतलब क्या होगा, रासायनिक बंध उपस्थित होंगे। अब रासायनिक बंध यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन से रासायनिक बंध है, सहसंयोजक बंध जो अपन पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध यहाँ पे काम करता है। पहला समझ में आ गया भाई, दोनों में अंतर बता दिया हमने, एक में वॉन्डर वॉल काम कर रहा है भाई, एक में क्या काम कर रहा है, सहसंयोजक बंध काम करेगा, ठीक है। अब अपन ने कहा ये विशिष्ट नहीं होते, विशिष्ट नहीं होते का मतलब क्या है बच्चों, कि कोई भी अधिशोष्य आके अधिशोषक पे जुड़ सकता है, ये कोई विशिष्ट नहीं है भाई ये वाला ही आके जुड़ेगा इस पे। बात समझ में आई। हमने क्या कहा, अधिशोष्य आता है अधिशोषक की सतह पर, तो अधिशोषक की सतह पर आने वाला अधिशोष्य क्या होना चाहिए, ऐसे कोई फिक्स नहीं है भाई कि यही पर्टिकुलर आएगा और यही आके इससे जुड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जुड़ने के लिए अपन क्या बताते हैं, यहाँ पे ये विशिष्ट नहीं होते। अपन जब क्या बात कर रहे थे बच्चों, आपको याद है कि आपने बिस्किट चाय में डाला, तो आप बिस्किट ये थोड़ा ना देखोगे कि कौन से टाइप का बिस्किट था, कोई सा भी बिस्किट चाय में डालोगे वो तो डूबेगा ही, उसके अंदर चाय तो सोखेगा ही। बात समझ में आई मेरे को, ठीक है। वो तो चलो अपन ने अवशोषण का बता दिया, एक अधिशोषण का और अपन ले लेते हैं। चारकोल की बात करी हमने, चारकोल जो है वो गैस को सोखता है। अब वो सभी प्रकार की गैस को सोखता है, ऐसा तो नहीं है भाई हाइड्रोजन को ले लिया ऑक्सीजन को लेगा नहीं, ऐसा नहीं है उसके साथ। बात समझ में आई। तो इसको अपन कहते हैं विशिष्ट होना। बात समझ पा रहे हो बच्चों, विशिष्ट होना, स्पेसिफिक बोलते हैं इंग्लिश में अपन लोग, स्पेसिफिक होना, विशिष्ट होना, कि अगर कोई चीज़ कोई काम कर रही है तो क्या होगी, किसी एक ही प्रोसेस को करेगी, एक ही चीज़ को करेगी, वो सभी को एक साथ नहीं करेगी। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे अपन कहते हैं ना, क्लास में पढ़ाने वाले टीचर, मैथ्स वाले टीचर मैथ्स ही पढ़ाएगा, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, तो मतलब वो क्या हो गए, विशिष्ट हो गए, वो मैथ्स ही पढ़ाएंगे बच्चों को। केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं और दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मैं परफेक्ट हूँ, मतलब आप कह सकते हैं स्पेसिफिक हूँ मैं इसके लिए। बात समझ में आई मेरे बच्चों। तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विशिष्ट नहीं होते ये, इसका मतलब ये वाली बात हो गई कि कोई भी टीचर आके कुछ भी पढ़ा के जा सकता है, उसको सब कुछ आता है, उसको मैथ्स भी आती है, उसको इंग्लिश आती है, उसको साइंस आता है, सब आता है उसको। बात समझ में आई मेरी। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला, भौतिक वाले विशिष्ट नहीं होते। एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, चारकोल है, चारकोल सभी गैस को अवशोषित करता, अधिशोषित करता है, हर एक को, मतलब ऐसा नहीं कि भाई इसी गैस को लेगा दूसरी को नहीं लेगा। बात समझ में आई। सभी प्रकार की अशुद्धियों को भी हटाता है, तो एक तरह से वो विशिष्ट नहीं हुआ। लेकिन अत्यधिक विशिष्ट होते हैं कौन, रासायनिक वाले। रासायनिक अधिशोषण जो होगा बच्चों, वो क्या होगा, अत्यधिक विशिष्ट होगा। नाम से समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अब अपन ने क्या बात करी थी, एक बात और ध्यान रखना, हमने क्या कहा, रासायनिक वाले वो होंगे जिसमें सहसंयोजक बंध बनेगा। मतलब क्या हुआ, बॉन्डिंग हर एक में तो होगी नहीं। बात समझ पा रहे हो मेरी। अपन को पता है कि बॉन्डिंग जब होती है, बंध बनता है, और जब सहसंयोजक बंध बनता है तो किस पे डिपेंड करता है, वो वैलेंसी पे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके तो जुड़ेगा आपस में। कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, अपन ऐसे तो नहीं कह सकते 3-4 ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ जाए, नहीं जुड़ सकते। जितने उसको जरूरत होगी, जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग जुड़ेगा। तो ये एक तरह से विशिष्ट हो गया बच्चों। डिपेंड करेगा अधिशोष्य और अधिशोषक जो आपस में जुड़ रहे हैं,
वो अपन डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कौन कौन है और किस तरह का है। बात समझ में आ गई मेरी? विशिष्ट होने का मतलब क्या हो गया? अत्यधिक विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर इससे जुड़ेगा, हर अधिशोष्य हर अधिशोषक से नहीं जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है। बॉन्डिंग अपन देखते हैं, बंध बनना देखते हो तो बंध भी हमको पता है पर्टिकुलरली बंध बनते हैं सारे, ऐसा तो नहीं कॉमन सबके साथ ही एक साथ बंध बना ले और इतने ही मिलके इतने ही बना लें, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पर्टिकुलर क्या होते हैं बच्चों? स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने कहा कि रासायनिक बंध में सहसंयोजक बंध है तो हमें पता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक क्या होंगे? विशिष्ट होंगे, हर एक से एक साथ नहीं जुड़ेगा, अलग अलग ही आके जुड़ेंगे। तो एक के लिए दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा? विशिष्ट होगा, विशेष होगा, कॉमन नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। बात समझ पाए मेरी? ये क्लियर है बच्चों? अपन ने क्या कहा? भौतिक वाला तो क्या बोला अपन ने? वॉन डेर वाल बल है, और ये क्या होते हैं? विशिष्ट नहीं होते, कोई भी जुड़ सकता है कहीं भी आके। लेकिन हमने कहा जब ये सहसंयोजक बनते हैं रासायनिक वाले में आता है, इसका मतलब ये अत्यधिक विशिष्ट होगा, हर कोई आके नहीं जुड़ेगा। इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक पे निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के हैं, और उनका जुड़ना भी उन्हीं के नेचर पे, उनकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये एक तरह से क्या हो गए बच्चों? विशिष्ट हो गए। अब यहाँ पे हमने बात करी है उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, जो अपन कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उत्क्रमणीय और रिवर्सिबल बोला हम लोगों ने। कौन सा वाला बच्चों? भौतिक वाला। एग्जाम्पल आपके नीचे है चारकोल। चारकोल पे जब आप क्या करते हो बच्चों? गैस जुड़ती है तो क्या हुआ? चारकोल ने गैस को ले लिया अपने अंदर, जिस पदार्थ को शुद्ध करना था उससे गैसेस बाहर निकाल के उसको तो शुद्ध कर दिया, और खुद के अंदर गैसेस ले ली। अब वो जो गैसेस इसके पास आई है बच्चों, अगर अपन को चाहिए, हमें चारकोल और चाहिए काम करने के लिए, और हमारे पास तो थोड़ा सा ही था, तो हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा? जो गैस उस पर अशुद्धियाँ जुड़ी हुई थी वो गैसेस सारी बाहर निकल जाएंगी, और आपके पास क्या मिलेगा? शुद्ध चारकोल का रूप मिलेगा। बात समझ में आई मेरी? क्लियर है बच्चों? तो चारकोल एक तरह से क्या हुआ? भौतिक वाले का एग्जाम्पल हुआ, जहाँ पे सतह पर अधिशोषण हुआ था, गैसेस आके जुड़ी थी, आपने गर्म किया तो सारी गैसें बाहर निकल गई। बात समझ पाए? तो ये अपन ने क्या कहा? ये क्या है? उत्क्रमणीय है। वापस से बदल सकते हो, रिवर्सिबल अभिक्रिया हो गई। रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप क्या कहते हो? कि आप क्या कहते हो? रिएक्टेंट कहते हैं अपन। क्रियाकारक से उत्पाद बनता है, क्रियाकारक से उत्पाद बनने के बाद उत्पाद वापस से क्रियाकारक में नहीं बदल सकता, ये तो होती है साधारण अभिक्रिया। और जब अपन रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कहते हैं तो अपन कहते हैं प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में बदल जाएगा। तो आपका रिएक्टेंट या आपका क्रियाकारक क्या था बच्चों? यहाँ पे गैस थी, चारकोल था, गैस प्लस चारकोल ने अभिक्रिया करी, चारकोल पे गैस आके जुड़ गई, ये हमारा उत्पाद हुआ। लेकिन हमको क्या चाहिए था? चारकोल वापस चाहिए था, तो हमने उसको गर्म किया, गर्म करते ही सारी गैसें बाहर निकल गई। तो एक तरह से ये रिवर्सिबल क्या हुआ बच्चों? उत्क्रमणीय हुआ। लेकिन ये वाला जो है रासायनिक वाला अनुत्क्रमणीय होता है। क्यों होता है बच्चों? एक बार रासायनिक बंध बन गए, एक बार सहसंयोजक बंध बन गए तो वापस से तोड़ के आप उसको काम में नहीं ले सकते। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कैसे बनी? कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से। अब मैं कहूँ आप इसको तोड़ दो तो क्या आप कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। पानी बन गया वाटर, वाटर मॉलिक्यूल को जब आप तोड़ोगे तो H+ और OH- में टूटता है बच्चों। ऐसा तो नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई अलग कर लो आप और ऑक्सीजन वाला हिस्सा अलग कर लो, नहीं होता। जैसे दिए वैसी आती नहीं है वो। इसको अपन और अच्छे से समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। आप ये देखिए, इसी चीज़ पे अपन ले रहे हैं अनुत्क्रमणीय वाले पे बच्चों। आपने क्या लिया? ग्रेफाइट लिया, ठीक है। ग्रेफाइट तो देखा है सभी ने, पता है सबको। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं क्या चीज़ है? कार्बन का अपर रूप, कार्बन का ही अपर रूप है ग्रेफाइट। अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों? कार्बन में के अपर रूप ग्रेफाइट की बात की हमने। ग्रेफाइट के ऊपर ऑक्सीजन आके अटैक करी, ऑक्सीजन गैस आई, ऑक्सीजन गैस ने आके इस पर अटैक किया, ठीक है। ऑक्सीजन गैस ने आके अटैक किया इस पर, अपन कहते हैं 1 मोल यहाँ पे आके जुड़ा, तो आपको क्या मिला? इससे बाहर निकला कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट पूरा कार्बन से बना हुआ है बच्चों, ठीक है। कार्बन का अपर रूप है, कार्बन से बना हुआ है। तो हमने क्या किया? इसकी सतह पर ऑक्सीजन गैस को लाके डाला, ऑक्सीजन आते ही कार्बन मोनोऑक्साइड उसने बना दिया। ग्रेफाइट तो है ही है, लेकिन ग्रेफाइट से एक कार्बन लिया, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन था अणु, तो उसने जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब आपको कहा जाए कि भाई इसको वापस से तोड़ो, वापस से आप ग्रेफाइट ले लो, क्या होगा आपका? ग्रेफाइट तो अलग हो जाएगा बच्चों, वापस से ग्रेफाइट आपको मिल जाएगा। लेकिन ग्रेफाइट से 1 मोल जो निकल चुका था, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका था, वो तो बन गया, उसको वापस से आप ग्रेफाइट में नहीं डाल सकते। मेरी बात समझ में आई? इरिवर्सिबल अपन ने बोला, अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया बच्चों अपन ने बताई, ऐसी अभिक्रिया जिसको वापस से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है पॉइंट? तो अपन एग्जांपल लिया जिससे ग्रेफाइट प्लस 1 ऑक्सीजन का अणु आपने दिया, तो इसने 1 कार्बन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना दिया। आपको फिर से कहा गया कि वापस से ग्रेफाइट ले आओ, ग्रेफाइट तो आप ले आओगे, लेकिन उसका जो 1 कार्बन का लॉस हुआ, 1 कार्बन निकल गया, उसको हम वापस से उसमें नहीं डाल सकते। बात समझ में आई? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, वो तो बन ही गया, उसको वापस से हम चेंज नहीं कर सकते बच्चों।
तो इसीलिए अपन ने क्या बोला, इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की घटना को अपन ने क्या किस में लिया, अणुत्क्रमणीय घटना बताया। कौन सा? रासायनिक वाला अधिशोषण। ठीक है, ये तो अपना भौतिक वाला था जिसको बदल सकते हो, रासायनिक वाला सीधे से समझो। रासायनिक अगर अपन को सीधा समझना है बच्चों, तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रासायनिक बंध आएगा, सहसंयोजक बंध आएगा। सहसंयोजक बंध आया तो क्या अपन ने बताया, स्पेसिफिक है भाई, कोई पर्टिकुलर तो जुड़ेगा नहीं, स्पेसिफिक अलग अलग आके ही जुड़ेंगे आपस में। उसके बाद अपन ने कहा अनुत्क्रमणीय है, क्योंकि बंध बन गया, एक बार बंध बनने के बाद वो वापस से टूट नहीं सकता, टूटता भी है तो वो अलग ही उत्पाद बनाएगा। पॉइंट क्लियर है सभी को? इसलिए अपन ने कहा ये अणुत्क्रमणीय होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों लेते हैं अपन अधिशोषण ऊर्जा के बारे में। अधिशोषण ऊर्जा क्या होती है, तो मैंने डेफिनेशन आपको लिख दी, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अधिशोषण ऊर्जा अपन क्या बताते हैं बच्चों, ऐसी ऊर्जा जिसमें क्या हो रहा है, अधिशोष्य और अधिशोषक जुड़ते हैं आपस में। अपन ने क्या बोला था, अधिशोषक पर अधिशोष्य के अणु आके जुड़ गए। जब वो जुड़ गए तो जुड़ने के बाद क्या हो गया, उनमें बंध तो बना, आकर्षण बल से जुड़े हो चाहे बंध बना के जुड़े हो। जब वो बन गए हैं बच्चों, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ऊर्जा की मात्रा बाहर निकलेगी, और जो ऊर्जा की मात्रा बाहर निकली तो अपन ने कहा अगर 1 मोल ऊर्जा निकल रही है तो उसकी परिभाषा अपन अधिशोषण ऊर्जा से देते हैं। आप जब भी कोई परिभाषा देखते हो ऊर्जा की, तो अपन क्या बताते हैं बच्चों, 1 मोल ऊर्जा निकल रही है, 1 मोल में बताते हैं 1 मोल ऊर्जा निकलती है। जब अपन बताते हैं कि भाई अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु आके जुड़े, 1 मोल ऊर्जा बाहर निकली, तो उस मोल ऊर्जा को अपन किससे बता देंगे, अधिशोषण ऊर्जा से बताएंगे। पॉइंट समझ में आया? अगर अपन इसको सिंपल भाषा में समझे तो आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ बनती है, बनने के बाद कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसको स्थायित्व चाहिए। किसी चीज़ को स्थायित्व लाने के लिए ऊर्जा की मात्रा बाहर निकलेगी। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लोगों को पता हो, सभी ने देखा हो, कई बार क्या होता है घरों में चूना पेंट करते हैं अपन, पेंट की बात कर रहे हैं, तो घर की बाहरी दीवारों पे कोई हाईफाई पेंट तो हम लेते नहीं है, महंगा पेंट काम में नहीं लेते, चूने का पानी लेते हैं और उसे वाइट वॉश कर देते हैं। सुना है वाइट वॉश होता है, सफ़ेदी करते हैं दीवारों पे। तो सफ़ेदी एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, चूना होता है, चूने को पानी में मिक्स कर देते हैं और पानी में मिक्स करने के बाद उसकी पेंट किया जाता है। अगर किसी ने घर में देखा हो या आपको देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो मैं आपको बताती हूँ, जब चूना पानी में मिलाया जाता है ना बच्चों, तो वो क्या होता है, उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है, गर्म हो जाता है वो पानी। क्यों होता है भाई गर्म? एक्चुअली क्या है, चूना था, चूना रिएक्टेंट था, क्रियाकारक था, पानी से अभिक्रिया करी, अभिक्रिया करके चूने का पानी बना दिया, उत्पाद बन गया हमारा। अब जो उत्पाद बना बच्चों, वो कब तक स्टेबल होगा, कब स्थायी होगा, जब उसमें से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगी। स्थायी होने का मतलब कि एक बार बन गया तो बार बार चूना और पानी अलग नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो पेंट करना है ना। अगर चूना और पानी अलग अलग हो गया तो फिर वो तो खराब हो गया, दीवार से चूना अलग सॉलिड रह जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। सोचने वाली बात है। तो ये चीज़ क्यों नहीं होती है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो आपको उत्पाद बन रहा है बच्चों, वो स्थायी है। उत्पाद स्थायी कब बनेगा, जब उसमें से बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलेगी। किसी भी चीज़ को, किसी भी तंत्र को स्थायी होने के लिए उसमें से ज़्यादा मात्रा ऊर्जा की बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? ये चीज़ क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अपन ने एग्जाम्पल लिया चूने का पानी। चूने को पानी में घोलो, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकली। कहाँ निकली? अभी सॉल्यूशन में ही है, वो विलयन में ही है। कुछ समय पश्चात जब वातावरण में चली जाती है तब धीरे धीरे ठंडा हो जाता है वो। तो इसका मतलब हुआ जो आपका उत्पाद बना वो स्थायी है। बात समझ में आई? यहाँ भी यही चीज़ है। अधिशोषण ऊर्जा का मतलब क्या हुआ, जब अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में मिले तो ये भी एक तरह से क्रियाकारक ही तो है। दोनों ने मिलके क्या अपन को दिया, अधिशोषण दिया, प्रक्रिया दे दी। ठीक है, अधिशोषण अपन ने कहा प्रोसेस दी, मिल गया हमको। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु आपस में आए, मिले, चिपके और बंध गए। बनने के बाद क्या होना चाहिए, उनके अंदर स्थायित्व भी होना चाहिए, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जो ऊर्जा बाहर निकलेगी आप उसको नाम दे देते हो अधिशोषण ऊर्जा। समझ में आ गई बच्चों सभी को? अधिशोषण ऊर्जा क्या होती है। अब अपन यहाँ पे आते हैं, अपन ने क्या बोला, भौतिक वाले में अधिशोषण ऊर्जा कम होती है, कम 20 से 40 किलो जूल पर मोल। अब माइनस क्यों लगाया अपन ने, माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अपन क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक को हिंदी में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी आपने, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी तो क्या हुई, शोषण करना। ठीक है, ऊर्जा ले रहा है, और ऊष्माक्षेपी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है बच्चों, तो ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए साइन लगाते हैं नेगेटिव, निकल रही है। और जब आप ऊर्जा दे रहे हो तो आप उसको पॉजिटिव लगाते हो। ये अपन सब ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना अपन, उसके अंदर पढ़ेंगे ये चीज़, है ना। थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी क्या होती है, उसमें सारी चीज़ें आएंगी। अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को, इसलिए अपन यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा अधिशोषण ऊर्जा कम होती है, कम हो रही है। देखो कम दिख रहा है आपको, 20 से 40, 20 से 40 ही है। ठीक है, और माइनस साइन क्यों लगाया अपन ने, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊष्माशोषी या शेपी,
ऊष्माक्षेपी होगा ये, ऊष्माक्षेपी है क्योंकि ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है, इस वाले में भी ऊर्जा बाहर निकलेगी क्योंकि प्रोसेस वही है बच्चों, है ना। यहाँ पे भौतिक वाला है, ये रासायनिक वाले में अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अधिशोषण ऊर्जा अधिक निकलती है। यहाँ पे कम निकली बच्चों, लेकिन अधिशोषण ऊर्जा यहाँ पे अधिक निकलेगी। क्यों निकलेगी आप खुद सोच लो। जिनमें आकर्षण बल वॉन्डर वॉल फोर्स है, वॉन्डर वॉल बल आकर्षण काम कर रहा है, तो अपन को पता है ये बल बहुत क्या होता है, कमजोर होता है इसके मुकाबले। अगर अपन देखें सहसंयोजक बल सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावी होता है। ये वाला कम प्रभावी होगा, या हम कहेंगे ये वाला कम होता है, वीक होता है। अपन कहेंगे कि भाई जो बनते कंपाउंड वो क्या होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं। ठीक है, कमजोर होते हैं जो बनने वाले पदार्थ हैं। जब पदार्थ ही कमजोर बन रहा है तो क्या एनर्जी बाहर निकालेगा। बात समझ में आई। जो उत्पाद बन रहा है आपका वो कमजोर है। कमजोर होने का मतलब वापस से बदल जाता है क्रियाकारक में। जब वापस से बदल रहा है वो खुद ही स्थायी नहीं है, तो फिर उसकी ऊर्जा तो कम ही निकलेगी। ये बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे अपन कहते हैं जब सहसंयोजक बंद है कि भाई वापस से नहीं बन सकता, तो ये एक ही बार बन के सेट हो जाता है। एक ही बार बन के सेट हो गया तो आपको देखो, आप खुद ही 200 से 400 किलो जूल इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ये कह रहा है कि ये जो बनेगा आपका, जो भी इसका उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, अत्यधिक स्थायी उत्पाद होगा। बात समझ में आई मेरी। अब अपन चलते हैं आगे। सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है बच्चों, अपन क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ में कोई अणु जो है, पदार्थ के अणु, उनको अभिक्रिया करने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा की मात्रा चाहिए होती है, और जब तक ऊर्जा की मात्रा नहीं मिलेगी तब तक वो अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग क्या देखते हैं, आपने घर में देखा है, शक्कर को पानी में घोलो। जब आप नमक को पानी में घोलते हो बच्चों आसानी से घुल जाता है, लेकिन जब आप शक्कर को पानी में घोलोगे वो आसानी से घुलती नहीं है, उसको तापमान चाहिए होता है। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में क्या करते हैं, पानी को पहले गर्म करते हैं, उसके बाद शक्कर डालते हैं। ठंडे पानी में शक्कर डालोगे तो घुलेगी नहीं। चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, पानी को पहले गर्म करोगे तभी तो शक्कर डालोगे, और कुछ टाइम बाद देखोगे शक्कर पूरी घुल गई। इसका मतलब क्या किया आपने, उसके अणुओं को क्रिया करने के लिए, उसके अणुओं को आपस में टकरा के टूटने के लिए आपने कुछ ना कुछ ऊर्जा दी, और जो ऊर्जा आपने दी वो बच्चों कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा मतलब अणुओं को सक्रिय करने के लिए देने वाली ऊर्जा। नाम से समझ में आ रहा है। सक्रियण ऊर्जा मतलब क्या है, कोई शांत बैठा है, अपन क्या कहते हैं, कोई बच्चा बहुत शांत बैठा है, जब तक कोई दूसरा बच्चा आके उसको नहीं धक्का देगा कि भाई चल चल बाहर खेलने चल, तब तक वो चलेगा ही नहीं, उसको सक्रियण ऊर्जा नहीं मिल रही। बात समझ में आई। कोई बच्चा शांत बैठा है और दूसरा वाला उसका फ्रेंड आया उसको बुलाने के लिए, भाई चल बाहर खेलने चलना है, जब तक उसको फोर्स नहीं करेगा, धक्का नहीं देगा, उठा के नहीं ले जाएगा, तब तक वो हिलेगा ही नहीं। शांत बच्चा ऐसे नहीं जाएगा, उसको धक्का देना पड़ेगा, उसको फोर्स करना पड़ेगा, भाई चल। तो वो क्या हुआ, उसको सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ रही है, और जब वो सक्रियण ऊर्जा देंगे वो खुद सक्रिय हो जाएगा कि हाँ भाई अब टाइम हो गया, चलो भाई अब तो मेरी पढ़ाई भी हो गई, अब मैं खेलने भी जा सकता हूँ, तब वो उठ के जाएगा। तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो गई बच्चों, एक्टिव करने वाली, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, सक्रिय करने वाली ऊर्जा। अणुओं को सक्रिय करना पड़ेगा, जैसे शक्कर के अणु आसानी से घुलेंगे नहीं, उसको तापमान दोगे, गर्म करोगे तभी तो घुलेंगे। तो हमने वहाँ पे क्या दी बच्चों, सक्रियण ऊर्जा दी। यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये जो भौतिक वाला होता है ना बच्चों, भौतिक अधिशोषण, ये खुद से हो जाता है, यहाँ पे हमें किसी प्रकार का सक्रियण ऊर्जा नहीं देनी है। बात समझ में आई, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे देखो सक्रियण ऊर्जा आवश्यक है और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आप खुद देखो कि जब मान लो ये अपने पास है, क्या है, क्रियाकारक है, ठीक है, क्रियाकारक है अपने ए बी और सी डी, और उससे अपन को क्या बनाना है बच्चों, उत्पाद बनाना है। जो उत्पाद अपना बनेगा ये बन गए ACPT। क्रियाकारक थे 2, इनके बंध तोड़ के हमें नया बनाना था भाई उत्पाद, ये उत्पाद हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या है, इसके बंध को तोड़ना भी तो पड़ेगा, इसके बंध आसानी से खुद से तो होंगे नहीं, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ऊर्जा देनी पड़ती है, और जो ऊर्जा आप दे रहे हो बच्चों वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। जब तक सक्रियण ऊर्जा नहीं दोगे तब तक अणु टूटेंगे नहीं। तब हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, सक्रियण ऊर्जा दी, ये टूटे, टूटने के बाद नई चीज बनी। तो अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु जब आपस में मिलते हैं तो मिलने से पहले वो अणु क्या होंगे, टूटेंगे। केमिकल वाले की बात करें तो सीधी से अपन पढ़ते हैं, जब रासायनिक की बात करते हैं तो रासायनिक बंध बन रहे हैं, इसका मतलब बंध बन रहे हैं तो आपस में क्या होंगे, कुछ टूटेंगे कुछ जुड़ेंगे। बात समझ में आई। प्रोसेस जो है बच्चों वो अधिशोषण ही है, इस चीज को समझना। हम अभी अधिशोषण ही पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 प्रकार का पढ़ रहे हैं। एक तो कैसा पढ़ रहे हैं अपन, भौतिक, एक पढ़ रहे हैं अपन रासायनिक। भौतिक नाम से ही पता चल रहा है, सतह पर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब अपन रासायनिक बंध की बात करते हैं तो इनको तोड़ना भी पड़ेगा, तभी तो नया बनेगा, और तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को, क्या चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट पॉइंट बचा है। अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, जब अपन कह रहे हैं कि भौतिक वाला होगा तो भौतिक में क्या होगा बच्चों, बहुआण्विक परत बनाते हैं। बहुआण्विक परत आप ये देखो, ये है आपका क्या है, अधिशोषक। अधिशोषक की सतह, अधिशोषक की सतह पे आके अधिशोष्य आके जुड़ रहे हैं,
अधिशोष्य आके क्या है, वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़ते हैं बच्चों, तो ये आके ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। वॉन डेर वाल बल काम करता है ना, आकर्षण बल, एक बार आके एक जुड़ा, फिर उस पर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके इस पर बहुत सारी परतें बन जाती है। बात समझ में आई? लेकिन केमिकल वाले में एक आणविक परत बनेगी, मतलब एक ही सिंगल लेयर बनेगी, एक ही परत होगी। कैसे होगी सिंगल? क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। केमिकल बॉन्ड जब बनते हैं तो इनमें सहसंयोजक बंध है, तो एक अणु एक दूसरे अणु से ही करेगा, ज़्यादा को तो लेगा ही नहीं, तो एक ही परत बनाएगा, 2 या 3 परतें नहीं बनाएगा। आकर्षण बल है तो क्या हो सकता है, अणु आके इकट्ठे हो सकते हैं, बहुत सारे अणु आके चिपक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चिपक नहीं रहे, अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे बंध बनता है। और जब बंध बनता है बच्चों तो वो एक ही अणु के बीच में बनेगा। बात समझ में आ गई? क्या क्या होते हैं ये? भौतिक वाले समझ में आ गए हमको, भौतिक किस तरीके से होंगे और रासायनिक किस प्रकार के होंगे। कोई डाउट है किसी को? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अपन ने बोला अंतराणु वॉन डेर वाल फोर्स काम करेगा, यहाँ पे रासायनिक बल सहसंयोजक काम करेगा। फिर हमने कहा वो विशिष्ट नहीं होते, कि कोई भी गैस आके चारकोल पे जुड़ जाएगी, किसी भी तरह का चलता रहेगा। यहाँ पे अपन ने कहा अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या कहा था कि अधिशोष्य और अधिशोषक जो है वो हर कोई आपस में नहीं मिलते, किसी पर्टिकुलर अधिशोषक के लिए अधिशोष्य चाहिए होता है। तो इनके क्या होते हैं, इनकी नेचर पे, इनकी प्रकृति के आधार पर ही इनमें बंध बनता है, इसीलिए ये विशिष्ट होते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय क्या हो गई कि वापस से उत्पाद क्रियाकारक में बदल जाएगा, क्रियाकारक उत्पाद में बदलता रहेगा, तो दोनों ऐसे घूमते रहेंगे, घूम सकते हैं। इस वाले में नहीं घूमेंगे, एक बार उत्पाद बना दिया तो दोबारा उत्पाद आप क्रियाकारक में नहीं बदल सकते। उसके बाद हमने कहा अधिशोषण ऊर्जा भाई इसकी कम होती है, क्योंकि स्थायी बंध नहीं बनाता, वापस से घूम जाता है। इसकी अधिशोषण ऊर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि एक बार बन गया तो दोबारा टूटेगा नहीं, तो ज़्यादा ऊर्जा निकाल के स्थायी हो जाता है। उसके बाद हमने कहा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आके जुड़ जाएगा। इसमें हमने कहा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि जब पुराने बंध टूटेंगे तभी नए बंध बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कहा, बहुत सारी परत बनाते हैं, क्योंकि आकर्षण बल काम कर रहा है, तो बहुत सारी क्या करेंगे, परत एक के ऊपर एक बना देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, उच्च दाब व कम ताप पर, ये कंडीशन ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे जब फिजिक्स ऑप्शन की इसकी बात करते हैं अपन, भौतिक वाले की, इंग्लिश में इसको अपन फिजिक्स ऑप्शन कहते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, हिंदी में अपन इसको भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण में बात करते तो हम कहते हैं दाब जो लोगे आप, प्रेशर जो लोगे दाब, वो ज़्यादा होता है। जब दाब ज़्यादा होगा तभी तो आके जुड़ने लगेंगे, जितना दाब आप डालोगे उतना क्या करेंगे, वो अणु पास पास आएंगे और अधिशोष्य वाले अणु अधिशोषक पे आके जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे जब अपन ने कहा ताप जो होगा बच्चों, ताप कम ताप पर होता है, कम ताप पर यह अभिक्रिया होगी। ये कैसे होगी आपको और आगे पता चलेगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बेसिक डिफरेंस देखेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कम ताप पर क्यों हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया, इतना क्लियर है। कम ताप पर अगर आप समझना चाहो तो भी आप देख सकते हो, अगर आप तापमान बढ़ाते हो, आकर्षण बल है, अगर अपन इसको सिंपल समझे भी ना, तो ये उच्च ताप और कम ताप पर होती है, ये सभी तापों पर हो जाती है। क्योंकि अभिक्रिया जब होती है ना बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, तो ताप आप बढ़ाओ घटाओ, एक बार बंद बन गया तो टूटेगा नहीं, वो आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने कम ताप पर अभिक्रिया होगी ये, और आपने जैसे ही ताप बढ़ाया, क्या हो रहा है, आकर्षण बल ही तो है, टेम्परेचर देते ही भागने लगेंगे अणु दूर दूर। जैसे अपन द्रव को गैस में बदलते हैं तो क्या कहते हैं, आकर्षण बल से जुड़े हुए अणु द्रव के, जैसे आपने तापमान बढ़ाया गैस में बदल जाएंगे, अणु दूर दूर भागने लगेंगे। बात समझ में आई। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपन कह रहे हैं आकर्षण बल कौन सा है, वॉन डेर वाल है, जो कि वीक होता है। बात समझ में आई। कम तापमान पर तो ये स्थायी रहेंगे, तापमान बढ़ाते ही ये वापस से भौतिक अधिशोषण टूट जाएगा। जैसे चारकोल पे एग्जाम्पल, चारकोल पे गैस जुड़ी हुई है, हो गई, जुड़ गई, अपन ने कहा अशुद्धि हट गई, लेकिन जैसे ही चारकोल को गर्म करोगे वापस से दूर हो जाएंगी, वो अधिशोषित जो थी गैसें वो वापस से हट जाएंगी, चारकोल नया बन जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन ये वाला जो है, ये एक बार रासायनिक बंध बन गया तो आसानी से टूटेगा नहीं, इसीलिए बच्चों ये वाला जो है ये किसी भी तापमान पे काम कर सकता है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गए सभी को कि इसमें भौतिक और रासायनिक गुण किस प्रकार से होंगे। अब हम चलेंगे आगे वाले पार्ट पे। ठीक है, टाइम कितना हो गया, 12:25 हुई है अभी, 12:30 तक ही बोला था ना क्लास। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको क्या क्या चीज़ पढ़ी अपन ने। सबसे पहले अपन ने सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन देखा, दो टर्मिनोलॉजी आपने देखी, अधिशोषण और अवशोषण के बारे में क्या चीज़ होती है। अवशोषण सिर्फ हमने इसका क्या करा बच्चों, थोड़ा सा स्टार्टिंग पढ़ा कि एक्चुअल में होता क्या है, और उसी से हमने अधिशोषण को अच्छे से समझ लिया। अब अधिशोषण अवशोषण में भी हमने क्या देख लिया, अंतर देख लिए किस प्रकार से होते हैं, और उसके बाद अपन आए अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं वो देख लिए। अब जो अपन अगला चलेंगे ना बच्चों, वो अपन चलेंगे इसके कारक, अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे तापमान हुआ, जैसे दबाव हुआ, अभी अपन ने देखा थोड़ा सा तापमान का किस तरह प्रभाव पड़ता है, तो वो अपन और अच्छे से पढ़ेंगे
तापमान कैसे प्रभावित कर रहा है, दाब कैसे प्रभावित कर रहा है अधिशोष्य और अधिशोषक के अणुओं को जुड़ने के लिए। फिर वो अपन बात करेंगे कि भाई अधिशोषक का नेचर, अधिशोषक की प्रवृत्ति भी प्रभावित करेगी अधिशोषण को, और अधिशोष्य की प्रवृत्ति भी प्रभावित करेगी। दो कारक अपने पास है ना, अधिशोषक और अधिशोष्य, इन दोनों की प्रवृत्ति प्रभावित करेगी कि किस तरीके से अधिशोषण प्रक्रिया होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग और भी इसके प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू क्लास।